अच्छा भाई, तो सर हम अपनी कहानी शुरू करें। लास्ट क्लास में एक सवाल आपको होमवर्क दिया था, उम्मीद कर रहा हूँ आप सबसे हो गया होगा सॉल्व। हम्म। तो अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ इसके सॉल्यूशन पे। सवाल का नाम कौन सा था? ये स्टीवन ची नहीं था, इसकी जगह था ये सोफिया ट्रेडर्स वाला सवाल था ना। हाँ, सोफिया ट्रेडर्स। सर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बन रहा है 6400 के प्रॉफिट पे। नहीं हुआ, आओ अभी डिस्कस कर लेते हैं। और बैलेंस शीट मेरी मैच हो रही है 27,404 पे। दोनों चीज़ें मैच हैं। चलो बेहतरीन। दानिश मुझे ये बताओ कहाँ पे डिफरेंस आया। सबसे पहली चीज़ लाइन बाय लाइन आइटम्स देखते हुए चलो। सेल्स, नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट तक चीज़ें मैच हैं। हाँ भाई दानिश। देखो सवाल तो हम लोगों ने कल पूरा डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं अटैच कर दूंगा साथ में। सर बैलेंस शीट, मेरी बैलेंस शीट मैच हुई है 27,404 रुपीज़ पे। हाँ एग्जैक्टली यही नंबर है। दानिश भाई कहाँ चले गए? एडजस्टेड बैलेंस चेंज आ रहा है, कौन सा बैलेंस बेटा? एडजस्टेड बैलेंस तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। पीएनएल और बैलेंस शीट मुझे बताओ दानिश, वो मैच हो रही है? देखो एडजस्टिंग एंट्रीज हमारी सामने सीधी सीधी आई थी। इंटरेस्ट रिसीवेबल की एक आई थी, जो याद होगा कि सर 98 रुपीज़ का क्या कहते हैं बनना था, रिकॉर्ड हुआ हुआ था 82 का, तो 16 रुपये का एक्स्ट्रा बुक किया। फिर उसके बाद एक एंट्री एनआरवी लॉस की आई थी सर, सवाल में लिखा हुआ था कि भाई हमारे पास 7.4 मिलियन की टोटल इन्वेंट्री है, जिसमें से 240,000 की डैमेज है, जिस पे एनआरवी लॉस की कैलकुलेशन हुई थी। फिर उसके बाद एक एंट्री ड्राइंग्स की आई थी, जो रेंट एक्सपेंस निकाला था हमने ड्राइंग्स में से। इंश्योरेंस की सर, पुराना वाला प्रीपेड ख़त्म किया था, नया वाला प्रीपेड क्रिएट किया था। फिर उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, बैंक और डिस्काउंट अलाउड, ये क्या था सर? चेक डिसऑनर हुआ था मेरे ख्याल से। हाँ ये 29 जून को चेक डिसऑनर हुआ हुआ है, ये इसकी एंट्री आ गई। फिर उसके बाद प्रोविजन बुक, व्हीकल जो खरीदा था इसकी एंट्री, ये तो कल ही डिस्कस कर ली थी। डेप्रिसिएशन आया होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आया होगा। सही है दानिश। बाकी मैं ना ये सोल्यूशन क्या कहते हैं, क्वेश्चन में अटैच, पीडीएफ में अटैच करके भेज दूंगा। जहाँ पे मसला हो मुझे बता देना, हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब आओ थोड़ा एक मुश्किल सवाल देखते हैं। तो देखो सवाल अगर 2 पेजों पे जा रहा है तो आइडियली मुश्किल ही होना चाहिए। सर क्वेश्चन के एंड में लिखा हुआ है कि डिस्काउंट लेजर आर नॉट मेंटेन, या फिर रिसीवेबल पेबल लेजर आर नॉट मेंटेन, इसका मतलब क्या है और ये क्यों लिखा होता है? ये लिखा हुआ होता है इस वजह से कि डिस्काउंट का कोई अलग लेजर नहीं रखा गया, सिंपली उसको आप अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो। सही। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपकी डिस्काउंट रिसीव की जो एंट्री रिसीव बनती है ना, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये का रिसीवेबल था, आपने 10 रुपये का डिस्काउंट दिया और आपने 90 रुपये रिसीव करे, तो वैसे आप एंट्री क्या पास करते हो? हाँ या कि आप एंट्री नॉर्मली पास करते हो कि अल्लाह भला करे कैश डेबिट करते हो, डिस्काउंट क्रेडिट करते हो और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करते हो। सही। जब डिस्काउंट के लेजर्स मेंटेन नहीं हो रहे होते तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर आपने एंट्री पास कर दी कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 90 रुपीज़ से, तो सर वो 10 रुपये तो पड़ा रह गया अभी तक। 10 रुपये पड़ा रह गया, इसका मतलब आपने अभी तक डिस्काउंट का लेजर क्रिएट नहीं किया ना। तो अब आपने आके दोबारा डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना है, आप एंट्री पास करोगे कभी डिस्काउंट अलाउड डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सही है। रिसीवेबल लेजर्स आर नॉट मेंटेन, नहीं नहीं बेटा, रिसीवेबल लेजर तो लाजमी मेंटेन होंगे। रिसीवेबल लेजर अगर नॉट मेंटेन का नॉर्मली मतलब ये होता है कि सर कस्टमर वाइज जो लेजर्स है ना, जो सब्सिडरी लेजर्स जिनको हम नाम देते हैं, वो मेंटेन नहीं है, लेकिन कंट्रोल लेजर तो लाजमी मेंटेन हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा जी, ये आधा सवाल आ गया, बाकी का आधा भी लेके आते हैं।
भाई कितना बड़ा है। अच्छा, रिक्वायरमेंट वही 3 चीज़ें भाई, 3 नहीं सॉरी 2, कि बैलेंस शीट बना देना, पीएनएल बना देना, और तीसरी रिक्वायरमेंट भी वही कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना देना। आओ ज़रा क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करें, थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टीवर्ट इज़ ऑल्सो अ सोल ट्रेडर, इज़ अ सोल ट्रेडर सप्लाइंग बिल्डिंग मटेरियल्स टू लोकल बिल्डर्स। सर बिल्डिंग मटेरियल यानी सीमेंट, गारा, मट्टी, पत्थर वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है। ही प्रिपेयर्स हिज अकाउंट टू 30 जून ईच ईयर। एट जून 30 2013 हिज ट्रायल बैलेंस वॉज एज फॉलोज। अच्छा, जून 30 को 2013 की बात हो रही है ना, ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ मैंने क्या कहा था, हम लोग जब भी सवाल सॉल्व करेंगे सबसे पहली चीज़ ढूंढेंगे परचेज का लेजर। परचेज का लेजर मिल गया मुझे, दैट मीन्स सर पीरियोडिक अकाउंटिंग यूज़ हो रही है, और अगर पीरियोडिक अकाउंटिंग यूज़ हो रही है तो इसका मतलब कि सर जो मुझे इन्वेंट्री का बैलेंस दिया गया है ये ओपनिंग बैलेंस है। सही, ये चीज़ पर हम लोग एग्री हो चुके हैं। अच्छा, जैसे कैपिटल दिया हुआ है आपको, परचेज एंड सेल एक ही साथ लिख के दिया हुआ है, तो सर हमें पता है सेल्स क्रेडिट साइड पे लिखी हुई आती है, दैट मीन्स ये सेल का नंबर है और ये परचेज का नंबर है। सिमिलरली रिटर्न्स आपको दिए हुए दोनों एक साथ लिख के दिए हुए, तो सर हमें पता है परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट साइड पे आता है, सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट साइड पे आ रहा होता है। सिमिलरली डिस्काउंट भी आपको एक साथ ही दोनों लिख के दिए हुए, सर हमें पता है डिस्काउंट रिसीव या इनकम जो होती है हमारी वो क्रेडिट साइड पे होती है, डिस्काउंट अलाउड जो एक्सपेंस है हमारा वो डेबिट साइड पे लिखा होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होता है और इसके अलावा और कोई काम नहीं है इनका, नॉर्मल जैसे ट्रीट किया जाता है वही ट्रीटमेंट है इनका। फिर उसके बाद आपको सर बिल्डिंग मटेरियल बताया गया कि भाई 98,200 का बिल्डिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल परचेज किया गया इतने का, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रेंट्स, रेट्स, टेलीफोन, कार, वेजेस, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एट फर्स्ट जुलाई, सॉरी 1 जुलाई का मतलब कि सर ये भी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। हीट एंड लाइटिंग, सन्ड्री एक्सपेंस, डिलीवरी व्हीकल की कॉस्ट, डिलीवरी व्हीकल की डेप्रीसिएशन एट 1 जुलाई 2012 साल के शुरू में, इक्विपमेंट की कॉस्ट, इक्विपमेंट की डेफिनेशन एट डेप्रीसिएशन सॉरी एट 1 जुलाई 2012, और आखिर में आपको दिया हुआ ट्रेड रिसीवेबल एंड पेबल। सर जो डेबिट साइड पे है वो रिसीवेबल, जो क्रेडिट साइड पे है वो पेबल। सही है, ये तो सीधी सीधी कैलकुल अपना एक सीधा सीधा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल दिया हुआ है। अब आओ ज़रा इन्फॉर्मेशन पढ़ना शुरू करते हैं कि सर 30 जून 2013 पे हमारे पास फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि इन्वेंट्री ऑफ बिल्डिंग मटेरियल ₹75,300 एंड इन्वेंट्री ऑफ पैकिंग मटेरियल 700, ठीक है। सर ऊपर जो बैलेंसेस गिवन है हमारे पास 1 जुलाई 2012 को 98,200, ये ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है। पैकिंग मटेरियल के बारे में बोल रहा है परचेज है, दैट मीन्स ओपनिंग में कुछ नहीं था, जो कुछ है वो परचेज किया गया सारा का सारा, ठीक है। हाँ, क्लोजिंग में अलबत्ता हमारे पास क्या बोल रहा है कि भाई 700 रुपये का पैकिंग मटेरियल पड़ा हुआ है। देयर वॉज ऑल्सो एन अनपेड इनवॉइस ऑफ ₹200 फॉर पैकिंग मटेरियल रिसीव्ड एंड कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। हाँ भाई, इसके बारे में मुझे बताइए ज़रा क्या कहना चाह रहा है। यार मुझे लग रहा है मैं सवाल थोड़ा सा शायद स्किप करके आ गया, पूरा कॉपी कर लिया क्या मैंने? हाँ पूरा, हाँ ये मिसिंग हुआ ना। ये एक पोर्शन मिस हुआ हुआ था, ठीक है। मैं वही बोल रहा था इसमें एक बड़े काम की चीज़ समझानी तो वो नज़र ही नहीं आई। हाँ भाई, सर वो काम की चीज़ ये लिखी हुई, देखो आपको एक लेजर दिया हुआ है लोन का 10,000 रुपये का। अच्छा, मुझे नॉर्मल अकाउंटिंग अगर याद कराओ, लोन की अकाउंटिंग क्या होगी कि सर जब आप लोन लोगे किसी से, किसी भी बैंक से, तो आप एंट्री पास करोगे, कैश डेबिट करोगे और लोन पेबल क्रेडिट करोगे लेट से 1,000 रुपये से। सही, ये एक नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री होगी। फिर उसके बाद जब आप लोन रीपे करने जाओगे तो सर लोन के साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट भी पे करना होगा। लेट से आपने 100 रुपये का लोन रीपे किया और साथ में 10 रुपये का इंटरेस्ट पे किया, तो आप एंट्री पास करोगे कि भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन आपने पे किया तो लोन का पेबल ख़त्म हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो कितने से 110 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये। मुझे बताओ यही एंट्री होती है। सही, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोन की अकाउंटिंग अगर मैं करूँ, कोई अपना तुर्रम खानी ना लेके आऊँ, तो यही अकाउंटिंग हो रही होती है। बीच में स्क्रीन चली गई क्या? 1 मिनट रुको, स्क्रीन चली गई क्यों? अच्छा, 1 मिनट दीजिए बस मुझे। हाँ 1 मिनट बेटा, वो नेट कनेक्ट कर रहा हूँ, ज़रा डिस्कनेक्ट हो गया। ए यार,
अच्छा जी, हाँ भाई अब सही आ रही है इसकी। अच्छा जी, तो सर हम लोन की अकाउंटिंग डिस्कस कर रहे थे। बेसिक अकाउंटिंग हमारी क्या होगी कि भाई लोन रिसीव करूंगा, मैं एंट्री पास करूंगा कैश डेबिट लोन पेबल क्रेडिट। फिर जब रीपेमेंट की बारी आएगी, लोन वापस करने का टाइम आएगा, तो सर मैं लोन पेबल डेबिट करूंगा, कैश क्रेडिट कर दूंगा, और अगर साथ में कुछ इंटरेस्ट पे किया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कर दूंगा। ये एक बेसिक अकाउंटिंग है लोन की। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि सर हमारे पास एक लोन का लेजर आ रहा है 10,000 रुपये का, और अलग एक लेजर आ रहा है लोन रीपेमेंट्स के नाम से 6,400 रुपये का। तो सर इन्होंने बेसिकली क्या अकाउंटिंग करी कि जब लोन रिसीव हुआ इनका, तो उन्होंने एंट्री पास करी होगी कैश डेबिट और लोन पेएबल क्रेडिट। कितने से? यार 10,000 रुपये से। सर ये वाली एंट्री पास नॉर्मली भी होनी चाहिए थी, इन्होंने भी पास करी है, तो कोई मसला नहीं है। अलबत्ता दूसरी एंट्री जो हमारी पास होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी कि मैं लोन पेएबल डेबिट करता और कैश क्रेडिट करता। इन्होंने क्या किया कि कैश तो क्रेडिट किया, लेकिन लोन पेएबल की जगह एक नया लेजर बना लिया लोन रीपेमेंट के नाम से। 6,400 का मुझे ये लेजर नज़र आ रहा है। मुझे बताओ क्या ये कहानी समझ में आती है? सर अब इसमें मसला क्या है? इसमें मसला क्या ये है कि सर जब मैं अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ लिखने जाऊंगा और मैं वहाँ पे लिख के दिखाऊंगा कि भाई लोन की अमाउंट, तो वहाँ पे तो मैं 10,000 लिख रहा हूँ। क्या एक्चुअल में 10,000 का लोन पेएबल है? क्या एक्चुअल में 10,000 का लोन पेएबल है? नहीं सर, लोन कितना है? 10,000 माइनस 6,400, आई बिलीव 3,600 रुपये का। तो ये तो मैं गलत रिप्रेजेंटेशन करने लग जाऊंगा ना। तो इसीलिए मुझे बताओ एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी चाहिए। क्या एंट्री पास करूं मैं? कि बल्कि यहाँ पे नहीं ना, जहाँ पे अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे करते हैं। पहली एंट्री जो मुझे सीधी सीधी पास करनी है वो क्या है कि सर मैं लोन पेबल का लेजर डेबिट करूं और लोन रीपेमेंट का लेजर क्रेडिट कर दूं। कितने से? 6,400 रुपये से। सर अभी तक मेरी ये अकाउंटिंग मुझे समझ आ रही है। हो सकता है कि सवाल आगे जाके कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दे तो मुझे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़े इस एंट्री में। ठीक है, आ जाओ देखते हैं अब आगे कहानी। हाँ भाई, पहली कहानी हमारे पास क्या थी कि भाई इन्वेंट्री बिल्डिंग मटेरियल की 75,200 से, पैकिंग मटेरियल की 700 से। सही है सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्रीज पास करनी है, जल्दी जल्दी पास कर लेते हैं। मैं एंट्री पास करूँगा कि इन्वेंट्री डेबिट एक पैकिंग मटेरियल की और एक बिल्डिंग मटेरियल की, और दोनों से मैं अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट कर दूंगा। कितनी कितनी अमाउंट है? 75,300 और 700। तो 75,300 और 700 टोटल कितना बन जाएगा भैया? 7 3 10, तो 76,000। ठीक है, मेरा ये सवाल है, क्या पैकिंग मटेरियल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनता है? क्या पैकिंग मटेरियल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनता है? ये सर बनता है। पैकिंग मटेरियल के बगैर मैं एसेट को, अगर अपनी इन्वेंट्री को अगर मैं पैक नहीं कर रहा तो बेचूंगा कैसे? सबसे बड़ा मसला तो वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो पैकिंग मटेरियल इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, फिर उसके बाद इसने इन्फॉर्मेशन दी कि भाई एक अनपेड इन्वॉइस है 200 रुपये की फॉर पैकिंग मटेरियल रिसीव्ड एंड कंज्यूम्ड। सर हमने 200 रुपये का मटेरियल कंज्यूम किया था, ओ सॉरी रिसीव किया था, उसको कंज्यूम भी कर दिया, लेकिन उसकी एक 200 रुपये की अनपेड इन्वॉइस पड़ी हुई है। सही सर। अच्छा, अब यहाँ पे मसला क्या होगा? यहाँ पे क्या करना है मुझे? पेबल रिकॉर्ड कर लूँ? है भाई? यस सर, एक परचेज बेसिकली हमारी है जो रिकॉर्ड नहीं हुई हुई है, पेबल रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एक एंट्री मेरी पास हुई, पैकिंग मटेरियल परचेज डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। नहीं,
सॉरी पेबल क्रेडिट ना, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 200 रुपये से। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है सवाल कि भाई प्री पेमेंट्स हैं हमारे पास रेंट रेट एंड इंश्योरेंस की 450 रुपये। सर प्रीपेड के बारे में सीख के आए हैं, एंट्रीज क्या पास होती हैं, पेमेंट करता हूँ, एक्सपेंस रिकॉर्ड करता हूँ, पेमेंट करता हूँ, एक्सपेंस रिकॉर्ड करता हूँ, फिर या ईयर एंड पे आके मैं देखता हूँ कि ऐसी कौन सी पेमेंट्स है जो एक्सपेंस में नहीं जानी चाहिए थी, उसको निकाल के प्रीपेड में डाल देता हूँ। तो 450 रुपये का मुझे बोल रहा है कि भाई किसके अगेंस्ट प्रीपेड है, रेंट रेट एंड इंश्योरेंस के अगेंस्ट। तो मेरी एंट्री पास हो जाएगी कि प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट बेहतरीन, और रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 450 रुपये। फिर उसके बाद अक्रूड एक्सपेंसेस, कुछ अक्रूड एक्सपेंसेस हैं हमारे पास जिसके बारे में अगेन वही अकाउंटिंग हमने सीखा है कि भाई पेमेंट करूंगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा, अगर किसी चीज़ की पेमेंट नहीं करी मतलब वो एक्सपेंस ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो सर 400 रुपये और 500 रुपये के हमारे पास हीटिंग एंड लाइटिंग और टेलीफोन का एक्सपेंस है। तो एंट्री पास कर लेता हूँ, हीट एंड लाइट और टेलीफोन एक्सपेंस। चार सौ 500 बेहतरीन हो गया। अक्रूड एक्सपेंसेस 900 रुपये से, ठीक हो गया भाई, आसान सी कहानी। आगे क्या बोल रहा है कि भाई वेजेस इंक्लूड 23,800 कैश विदड्रॉन बाय स्टीवर्ट। स्टीवर्ट कौन है सर, सवाल में मुझे याद पड़ रहा है, स्टीवर्ट वॉज अ सोल ट्रेडर, हमारे बिजनेस का ओनर। तो सर कुछ 23,800 रुपये ऐसे हैं जो स्टीवर्ट ने एज अ सैलरी विदड्रॉ की है, इसकी कोई एंट्री पास होनी है? बहुत अच्छे सर, ड्राइंग्स डेबिट नहीं, बहुत अच्छे नहीं बल्कि तमीम एक गलती कर दी आपने। ड्राइंग्स तो डेबिट करनी है लेकिन कैश नहीं क्रेडिट करना ना। देखो वेजेस के अंदर शामिल हुआ हुआ है तो मुझे वेजेस में से बाहर निकालना होगा ना, तो मेरी एंट्री पास होनी चाहिए। ड्राइंग्स डेबिट तो मैं करूँगा लेकिन क्रेडिट मुझे करना चाहिए वेजेस एक्सपेंस 23,800 रुपये। ठीक हो गया भाई। नेक्स्ट, अब आओ ज़रा लंबी जो मेहनत वाली कहानी, मेहनत तो खैर नहीं है इतनी। सर ट्रेड रिसीवेबल हैव बीन एनालाइज्ड एज फॉलोज। करंट मंथ के हमारे पास 60,000 के रिसीवेबल हैं। ऐसे रिसीवेबल जो 30 से 60 दिन पुराने हैं वो 20,000 के हैं, जो 60 से 90 दिन पुराने हैं वो 12,000 के, और 90 दिन से ज़्यादा पुराने जो हैं वो 3,000 के। याद होगा सर हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला चैप्टर जब पढ़ा था तो उसी में एक नाम पढ़ा था हमने, एजिंग एनालिसिस। ये वही चीज़ है, ये बल्कि इससे क्यों लिख रहा हूँ, एजिंग एनालिसिस, जिसमें हम ये करते थे ना, इनवॉइस वाइज देखते थे कौन सी इनवॉइस कितनी पुरानी है तो उसके हिसाब से हम टेबल में ब्रेक करते थे। अब इसके बाद बोल रहा है कि भाई अलाउंस इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट एज फॉलोज, कि सर 30 से 60 दिन पुराने मतलब ये वाले जो हैं इसके अंदर आप 1% का प्रोविज़न रिकॉर्ड करें। सर 60 से 90 दिन जो पुराने हैं मतलब ये वाले 12,000 वाले, इसके अंदर 2.5% का प्रोविज़न बुक करा है। और जो 90 दिन पुराने हैं उसके अंदर 5% का प्रोविज़न बुक करें आफ्टर राइटिंग ऑफ ₹600, मतलब ये 600 रुपये अभी मुझे राइट ऑफ करने हैं। तो एक पहली एंट्री तो मैं पास कर देता हूँ अपनी कि भाई बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट कितने थे, 600 रुपये थे, हाँ 600 रुपये। ठीक हो गया। अब अगली बारी आती है मेरी प्रोविज़न बुक करने की। ठीक है, प्रोविज़न के बारे में क्या कह रहा है सर, 3 टुकड़ों में पहले स्पेसिफिक प्रोविज़न बुक कर लेते हैं। सर मैंने लिया ब्लू पेन, ले लेते हैं कैलक्यू। अच्छा एंट्री क्या पास होनी है पहले, वो बल्कि एंट्री भी अभी नहीं पता ना, पहले तो ये मालूम करना है कि इंक्रीज है या डिक्रीज। कैलकुलेशन ऑफ प्रोविज़न, सही है, एक छोटी सी वर्किंग मैं बना लेता हूँ अपनी। सर प्रोविज़न की वर्किंग अगर मैं शुरू करता हूँ, हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि भाई जो आपके राइट ऑफ से सबसे पहले उनको एलिमिनेट करें। सर वो स्टेप हम कर चुके, ये हमने राइट ऑफ किया हुआ।
दूसरा स्टेप क्या होता था कि सर स्पेसिफिक और जनरल को अलग अलग करें। स्पेसिफिक को मुझे यहाँ पे बताए गए हैं 3 किस्म के। स्पेसिफिक के बारे में क्या बोल रहा है कि भाई जो 30 to 60 डेज वाले हैं, ठीक है, 30 to 60 डेज, इन पे आपने बुक करना था 1% का। तो 30 to 60 डेज वाले कितने, ये आ रहे 20,000 के। तो 20,000 पे मैंने 1% का प्रोविज़न बुक किया, ये बना कितना 200। फिर उसके बाद 60 to 90 12,000 पे मुझे 2.5% का बुक करना है। 60 to 90 डेज वाले यानी 12,000 पे मुझे 2.5% का प्रोविज़न बुक करना है, ये बनता है 300। और इसके अलावा जो बचे सर, अब इसके अलावा बचे ही क्या सर, इसके अलावा 90 डेज वाले जो है हमारे वो हैं तो कितने 3,000। लेकिन अभी अभी एक एंट्री पास करी है जिसमें 3,000 में से 600 राइट ऑफ कर चुका हूँ। तो मैं ओवर 90 डेज में बैलेंस मुझे लिखना चाहिए 2,400 रुपये का। क्या ये चीज़ समझ में आती है कैसे लिखा ये बैलेंस, कि सर 3,000 गिवन था, इसमें से 600 जो राइट ऑफ किया हुआ है वो अलग कर दिया, और इस पूरे के ऊपर मैंने 5% का प्रोविज़न बुक करना है। तो बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है, 120। सही हो गया। तो सर मेरा टोटल प्रोविज़न कौन सा वाला, क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग प्रोविज़न कितना बनता है 620 रुपये का। सर जनरल कोई इसने बोला नहीं है तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, सारे का सारा स्पेसिफिक किया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, प्रोविज़न क्लोजिंग का कैलकुलेट कर लिया, तो अब आप इसको कंपेयर करें ओपनिंग प्रोविज़न से। ये आपको सवाल ने कितना दिया भाई ओपनिंग प्रोविज़न कहाँ गया, ये रहा, 1,000 रुपये का आपके पास ओपनिंग प्रोविज़न है। तो ड्यूरिंग द पीरियड मुझे बताइए प्रोविज़न इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, 380 रुपये से डिक्रीज़ करना है। बहुत अच्छे सर, डिक्रीज़ के लिए क्या एंट्री पास करता हूँ मैं, डिक्रीज़ के लिए क्या एंट्री पास करता था, अलाउंस डेबिट करता था। बहुत अच्छे, तो अलाउंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से भाई, 380 रुपये से। मुझे बताइए क्या प्रोविज़न की कैलकुलेशन में कोई मसला, प्रोविज़न की कहानी समझ में आती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्लूड 3,500 फॉर स्टूवर्ड्स पर्सनल टैक्स बिल। सर स्टूवर्ट का एक पर्सनल टैक्स बिल है, वो सन्ड्री एक्सपेंसेस में रखा हुआ है। अगेन हमारे लिए ड्राइंग है, यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। तो अगली एंट्री मैंने पास करी कि ड्राइंग्स डेबिट और सन्ड्री एक्सपेंसेस क्रेडिट 4,000 नहीं 3,500 रुपये के। फिर उसके बाद सर द लोन वॉज टेकन आउट सम ईयर्स अगो, द फाइनल पेमेंट इज़ ड्यू ऑन 31 मार्च 2014। सर हम कौन से साल पे बैठ के अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम बैठ के कर रहे हैं 30 जून 2013 में। और सवाल ने बोला है कि भाई जो लोन हमारे पास वो 10,000 रुपये वाला आ रहा था वो पेबल है कब, 31 मार्च 2014 को। तो सर आई बिलीव ये कोई 9 महीने बनते। तो मुझे बताओ जब मैं वो अपनी बैलेंस शीट बनाने जाऊंगा तो उस लोन को करंट लायबिलिटी दिखाऊंगा या नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्यों, क्योंकि सर 9 महीने के अंदर अंदर रीपे होने उसने। द फिगर शोन इन द ट्रायल बैलेंस फॉर लोन रीपेमेंट्स इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑफ ₹800 फॉर द ईयर। सर मैंने कहा था ना कि ऊपर एक एंट्री हम पास तो करके आ गए हैं, कहाँ गई ये, लेकिन हो सकता है सवाल कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे जिसमें हमें एडजस्टमेंट करनी हो। तो सर वो इन्फॉर्मेशन सवाल ने क्या दी कि भाई जो लोन रीपेमेंट की अमाउंट है ना, ये 6,400, इसके अंदर 800 रुपये किस चीज़ के मौजूद हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस के। तो मुझे बताओ क्या 6,400 पूरी की पूरी अमाउंट से लोन पेएबल ख़त्म होना चाहिए मेरा, नहीं सर। इसमें आप क्या करें, थोड़ा सा पोर्शन आप इंटरेस्ट एक्सपेंस का रिकॉर्ड कर लें। तो मैंने कहा कि भाई ये 6,400 तो हटाओ यहाँ से, मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने का बनता है, 800 रुपये का बताया ना सवाल ने। बाकी कितना बच रहा है भाई, 5,600।
₹5,600 की हमारी लोन की लाइबिलिटी ख़त्म होती है। मुझे बताओ क्या ये कहानी समझ में आती है? अच्छा जी, फिर एक चीज़ मैं देखूं, हाँ सही है। फिर उसके बाद की कहानी अगर हम देखें, कहाँ गई? ये रहा। सर द बैंक डिपॉजिट वॉज ओपनड ऑन 1 जनवरी 2013 एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 1 जनवरी 2013 में, मतलब पिछले साल में खोला गया था। ठीक है। इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड एट 31 दिसंबर एनुअली। हर साल हमारे पास 31 दिसंबर को इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर दिया जाता है। सर इंटरेस्ट क्रेडिट करने का मतलब मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो रहा है तो मेरे पास डेबिट हो रहा होगा। बैंक रिकॉन हम सीख के आए हैं अच्छे से। द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंस ओपनिंग द अकाउंट हैज़ बीन 6% पर एनम। सर मैंने याद होगा लास्ट क्लास में कहा था कि जब भी आपको इंटरेस्ट के बारे में कोई कहानी बोले, सबसे पहला काम क्या करें कि आप इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट कर लें। तो सर अब मैंने 1 जनवरी 2013 को इंटरेस्ट एक्सपेंस एक बैंक का डिपॉजिट अकाउंट खोला था। मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ 30 जून 2013 पे। तो ईयर एंड तक मेरे पास 6 महीने का इंटरेस्ट आना चाहिए, यानी 30 जून 2013 तक मेरे पास 6 महीने का इंटरेस्ट आना चाहिए। यस सर, लेकिन रिसीव नहीं हुआ होगा, क्यों? क्योंकि सवाल बोल रहा है कि तमाम इंटरेस्ट रिसीव होता है 31 दिसंबर पे। तो अगर मैं एक बेसिक सी कैलकुलेशन करूं, मैं जाऊं, मैंने देखा कि भाई बैंक डिपॉजिट अकाउंट है मेरा 15,000 रुपये का। यहीं पे लिख लेता हूँ। बैंक डिपॉजिट का इंटरेस्ट 15,000 रुपये का बैलेंस, इसके ऊपर 6% का मेरा इंटरेस्ट, और 6 महीने के लिए ये इंटरेस्ट कितना बनता है? 450 मेरे ख्याल से। हाँ 450। तो सर एक एंट्री मेरी और नज़र आ गई मुझे कि कंगी 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 यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस ना, सॉरी क्या हो गया सर, इंटरेस्ट रिसीवेबल, क्या ये सही लिखा? क्या ये सही लिखा? इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, एंट्री सही बना दी है मैंने? बता दो, अरे बता दो यार। हाँ भाई, समझ में आती है? गलत है? क्या गलत है भाई? सवाल मेरा ये है, क्या ये एंट्री सही बनाई है? जो इंटरेस्ट मुझे पैसे रिसीव करने हैं, वो जो 6%, 6 महीने वाले रिसीव करने हैं ना तमीम, अगर रिसीवेबल नहीं रखूं तो क्या रखूं फिर? यहाँ पे पेबल तो नहीं रख सकता, अक्रूड इनकम रखना चाहिए। है भाई? क्यों भाई अक्रूड इनकम क्यों रखना चाहिए? हाँ तो सारे तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किए ना बेटा, मैं तो सिर्फ 450 6 महीने की रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। देखो मैंने बैलेंस जो डिपॉजिट कराया है वो कौन सी तारीख को कराया है? कंग्या 1 जनवरी को। मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ 30 जून पे, 6 महीने गुजरे ना मतलब। तो इस 15,000 रुपये पे कंग्या, यहीं पे अभी कैलकुलेशन करी थी ना, 15,000 रुपये का जो डिपॉजिट है इस पे 6%, 6 महीने का मैंने इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लिया। रिसीव नहीं हुआ तभी तो रिसीवेबल होना चाहिए, है ना? हाँ भाई, डेफिनेशन याद करो सारी। देखो तमीम, सवाल दोबारा से देखो। सवाल ने मुझे क्या बोला कि भाई आपने बैंक में डिपॉजिट जमा कराया है कौन सी तारीख को? 1 जनवरी को। मतलब इस तारीख से आपको इंटरेस्ट रिसीव होना शुरू, इंटरेस्ट क्या कहते हैं, आपको मिलना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट आप कमाने लग जाओगे। ठीक है। आपकी अकाउंटिंग ख़त्म हो गई कौन सी तारीख को? 30 जून 2013 को। तो सर मैंने बैंक डिपॉजिट में जितने पैसे जमा कराए थे उसमें 6 महीने गुजर चुके हैं, तो 6 महीने का इंटरेस्ट मुझे कमाना चाहिए, है ना? मैंने एक बैंक अकाउंट खोला, उसके अंदर पैसे रख दिए, जिस दिन रखेंगे उस दिन से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो सर 6 महीने का इंटरेस्ट मेरा बनता है कितने रुपए का? 450 रुपये का। ठीक है। अक्रूड इनकम हफ्साबाजी बोल रही है कि सर आपने रिसीवेबल गलत किया है, अक्रूड इनकम लिखें, लेकिन क्यों लिखूं ये भी तो बताएं, रिसीवेबल लिखने में क्या मसला है? अर्न हो चुकी है तो अर्न हो चुकी है तभी तो रिसीवेबल बना रहा हूं मैं। हाँ ना बेटा, अर्न हो चुकी है, रिसीव नहीं हुई तभी तो रिसीवेबल बना रहा हूँ।
जैसे सेल करता हूँ और रिसीवेबल क्रेडिट पे तो कमा चुका होता हूँ, रिसीव नहीं हुई होती तो रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो वहाँ पे भी तो, यहाँ पे भी तो यही कहानी हो रही है। इनवॉइस मिलती है तब रिसीवेबल होता है, यही वर्ड सुनना चाह रहा था कि सर रिसीवेबल डिपेंड करता है इनवॉइसेस पे। यहाँ पे सवाल ने स्पेसिफिकली लिख के दिया है हमें कि भाई आपका जो पैसा है वो रिसीव होगा 31 दिसंबर को, यानी उर्दू ज़बान में ये कहना चाह रहा है आपको इनवॉइस रिसीव होगी 31 दिसंबर को। तो रिसीवेबल किस दिन क्रिएट होगा? रिसीवेबल 31 दिसंबर को ही जाके क्रिएट होगा। उससे पहले तक क्या रहेगा सर? उससे पहले तक ये हमारे पास अक्रूड इंटरेस्ट के तौर पे रहेगा। क्या ये चीज़ समझ में आती है? बेहतरीन हो गया भाई। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है कि भाई हमने डिसाइड किया 1 जुलाई 2012 को टू ब्रिंग वन ऑफ हिज फैमिली कार वैल्यूड एट 8,000 इनटू द बिजनेस। नो एंट्री हैव बीन मेड इन द बिजनेस फॉर इट्स इंट्रोडक्शन। डेप्रिसिएशन इज फॉलोज। अच्छा सर, एक हम कार खरीद के लाए हैं अपने घर में और वही कार हमने बिजनेस में यूज़ करना शुरू कर दी, 8,000 रुपये की उसकी वैल्यू है। कोई एंट्री अगर पास नहीं करी तो सर अभी पास कर लेते हैं। आइए, क्या एंट्री पास करूँगा सर? गाड़ी लेके आए तो व्हीकल डेबिट कर देना चाहिए मुझे और कैपिटल क्रेडिट कर देना चाहिए। कितने से? 8,000 रुपये से। ठीक हो गया। अब सर आखिरी कहानी रह गई है मेरी, एक अदद सिर्फ और सिर्फ डेप्रीसिएशन की। तो एक एंट्री मेरी पास होनी है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। सर एक अदद इक्विपमेंट है, नहीं क्या क्या है, व्हीकल, कार और इक्विपमेंट, तीन चीज़ें हैं। व्हीकल, कार और इक्विपमेंट। ठीक है सर, एक छोटा सा टेबल जो हमने सीखा था वही बना लेते हैं कि भाई, एक मिनट। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि मेरे पास एसेट्स तो तीन ही हैं, व्हीकल है, कार है और इक्विपमेंट है। फिर उसके बाद सर इनकी लिखूंगा मैं ओपनिंग की कॉस्ट, कि साल के शुरू में कॉस्ट कितनी थी। फिर इसके बाद मैं लिखूंगा ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास आ जाएगी ओपनिंग नेट बुक वैल्यू। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा रेट। फिर उसके बाद मैं बनाऊंगा टाइम। नेक्स्ट स्टेप में आएगा मेरे पास डेप्रिसिएशन और फाइनली मेरे पास आ जाएगी क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू। ठीक हो गया भाई। सर सवाल में खाली जगह पुट करना शुरू करें अगर हम, तो ओपनिंग कॉस्ट हमारे पास कहाँ गई येरी? हाँ भाई सर, व्हीकल जो है डिलीवरी व्हीकल, इनकी कॉस्ट है 1,12,500 और एक्यूमुलेटेड है 35। तो सर 1,12,500 और 35,000। फिर उसके बाद इक्विपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो है 15,000 और 5,000। ये रहा 15,000 और 5,000। सर कार अभी अभी हम खरीद के लाए थे कहीं पे, यहीं पे ये आ गई। एक मिनट, डिलीवरी व्हीकल खरीदी थी या कार खरीदी थी? फैमिली कार लेके आया था ना, तो मुझे कार डेबिट करनी चाहिए। 8,000 रुपये की गाड़ी खरीद के लाया तो 8,000 रुपये से डेबिट कर दी। सर अभी इसी साल में लेके आए थे ना हम ये, कौन सी तारीख को? 1 जुलाई 2012, साल की पहले ही दिन को लेके आया था। लेकिन ओपनिंग तो जीरो होना चाहिए क्योंकि एसेट अभी अभी खरीदे, तो देयर विल बी नो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर नेटबुक वैल्यूज़ मुझे बताइए। ये वाली तो 10,000 है, ये वाली 8,000 और 8,000 ही होगी। ऊपर वाली कितनी बन रही है भाई? 77,500, 77,500। रेट्स की बात करें तो सर रेट्स के बारे में बोल रहा है 20%। अच्छा ध्यान से सर, 20% ऑन कॉस्ट फॉर व्हीकल्स और रिड्यूसिंग बैलेंस फॉर कार एंड इक्विपमेंट। ठीक है, 25-25%। दैट मीन्स
सर पहला वाला जो है आपके पास व्हीकल, इसके ऊपर आप स्ट्रेट लाइन मेथड पे कैलकुलेशन करेंगे और बाकी दोनों पे आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। टाइम फैक्टर सर 12/12 ही रहेगा, क्योंकि सारी की सारी कहानी पूरे पूरे साल मौजूद थी, सारे एसेट्स पूरे साल मौजूद थे, तो एक तरीके से टाइम फैक्टर हैज बिकम इररेलेवेंट। अच्छा जी, तो सर अगर मुझे डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे चार्ज करनी है, तो कॉस्ट है मेरे पास 1,12,500, इसको मल्टीप्लाई कर दूं अगर 20% से, तो मेरे पास रिजल्ट आता है 22,500 का। अच्छा जी, सर अगर मेरे पास एक्यूमुलेटेड गाड़ी की ओपनिंग वैल्यू आ रही है 8,000 रुपये की, रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से 25% के हिसाब से मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट कितना आएगा मेरे पास? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये की डेप्रीसिएशन आ गई। सर 10,000 पे भी 25%, तो 2,500 रुपये इसकी डेप्रीसिएशन आ गई। ठीक हो गया। टोटल डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना बन रहा है भाई? 2 2 4 और 2 6, तो 26,500। सर नेट बुक वैल्यूज़ लिखना अगर मैं शुरू करूं तो 77,500 माइनस डेप्रीसिएशन यानी 22,500, 27,500 आई श्योर। अच्छा नीचे वाले की बात कर रहे हैं, ये गलत लिख दिया, 27,000 है। 5 और 5 10 होते बेटा, 27,000 ही आना चाहिए ना। हाँ, क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही है? क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? कैसे निकालनी है ये? 77,500 माइनस 27,500, क्या रिजल्ट आता है? बता दो भाई। 50,000। अच्छा जी, 8,000 में से 2,000 गए तो 6,000, 10,000 में से 2,500 गए तो 7,500। तो सर क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू कितनी बन गई आपकी? 500, 7 7 14 और 1 13, 5 और 1 6, 63,500। ठीक हो गया भाई। सर एंट्री पास कर लेते हैं। 27,000 रुपये की डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हमारा आ गया। व्हीकल की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितने से आई? कहाँ गई? ये रही 22,500 से, 2,000 रुपये से और 2,500 रुपये से। जी बेटा हफ्सा, जी बेटा तमीम, जी बेटा दानिया। 55 होंगे। क्या चीज़ 55 होंगे भाई? व्हीकल की 55 है। ओके, तो यहाँ पे 8 आ जाना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए। अब सही है। आगे बढ़ जाऊँ बेटा यहाँ से? अच्छा भाई सर, तमाम हमने अपनी कहानियाँ कर ली, तमाम एंट्रीज हमने पास कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भाई? पीएनएल बनाते लें। आ जाइए। ये रहा। कौन था स्टीवर्ड था? तो स्टीवर्ड का हम बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 कौन सा 13, गलत लिख दिया सर, 30 जून था, तो 30 जून 2013। ठीक हो गया। तो पहला काम क्या करना था? पीएनएल देखो, सॉरी ट्रायल बैलेंस देखो, वहाँ से सीधे सीधे नंबर्स लाइन आइटम्स कॉपी करते जाओ। तो सर मेरे पास जो रिजल्ट सॉरी ट्रायल बैलेंस में चीज़ें मौजूद हैं, उसमें है भाई सेल है, रिटर्न है, परचेज़ की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो मेरा पहला हिसाब किताब तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। मैं बोलूँगा कि भाई मेरे पास सेल्स है और कुछ सेल्स रिटर्न्स हैं, इन दोनों को माइनस करूँगा तो मेरे पास नेट सेल्स के नंबर आ जाएंगे। फिर मैं कैलकुलेशन करना शुरू करूँगा अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन स्टार्ट करूँगा। सर इसके लिए मुझे चाहिए होगी अपनी सबसे पहली चीज़ ओपनिंग इन्वेंट्री। सवाल ने दी हुई है ये हमें। ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद मैं रिकॉर्ड करूँगा परचेजेस। सर दो किस्म की परचेजेस हैं यहाँ पे, एक बिल्डिंग मटेरियल
और एक पैकिंग मटेरियल। फिर उसके बाद आएगी मेरे पास रिटर्न्स, तो सर परचेज रिटर्न अगली चीज़ रिकॉर्ड करूँगा। फिर आएगा मेरे पास डिस्काउंट रिसीव्ड, ये मैं माइनस करूँगा। और फाइनली आ जाएगी मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मेरे पास दो किस्म की हैं, एक है बिल्डिंग मटेरियल और एक है पैकिंग मटेरियल। अच्छा जी, क्या करना है? हाँ, नंबर ऊपर से लेके आने। क्या हो गया सर? सर सेल्स में मुझे नहीं याद पड़ रहा हमने कोई एडजस्टमेंट करी है, सेल्स रिटर्न में भी कोई एडजस्टमेंट याद नहीं पड़ रही मुझे, तो मैं सीधे सीधे नंबर्स उठा के लाता हूँ। सर सेल का नंबर है मेरे पास 62 62,500 का, सेल्स रिटर्न का है 2,300 का। तो कहाँ गया ये रहा, नंबर भूल गया मैं। 625,000 और 2,300, ये रहा 625,000 और 2,300, दोनों को माइनस करा, मेरे पास नेट सेल्स आ रही हैं कितनी? 622,700, 622,700, ठीक हो गया। आओ भाई ओपनिंग इन्वेंट्री की कहानी देखें अगर, तो ओपनिंग इन्वेंट्री सवाल ने कितनी दी है, ये लिखी हुई 98,200 की। तो कहाँ गई ये 98,200। परचेजेस की बात करें अगर, अच्छा जो जो होता जाए उसको टिक भी करते जाते हैं ना, ये रहा परचेजेज है हमारे पास 324,500, 324,500 और 12,900। सर 12,900 लिखने से पहले थोड़ा सा ध्यान से, 324,000। सर पैकिंग मटेरियल की जो परचेजेज हैं 12,900, याद होगा आपने 200 रुपये की एक एंट्री पास करवाई थी मुझे, तो कहाँ गई ये रही, ये रही पैकिंग मटेरियल की परचेजेस 200 रुपये से। तो मेरे पास टोटल परचेजेस मैंने सही लिखी कितनी, 13,100। मुझे बताओ कोई मसला यहाँ पे? ऑल गुड। अच्छा जी, फिर उसके बाद सर परचेज रिटर्न की अगर हम बात करने जाते हैं तो कहाँ गया, ये रहा 1,700 रुपये का परचेज रिटर्न है। डिस्काउंट मेरा रिसीव्ड वाला 2,500 रुपये का है, 1,700 और 2,500। तो कहाँ गया, हाँ 1,700 और 2,500, ये दोनों भी माइनस कर दिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है भाई, सवाल ने अभी कहीं लिख के दी थी 700 और 75,300। ये पूरी इन्वेंट्री का हिसाब किताब नहीं, बल्कि ये नहीं, ये वाला हिसाब किताब हो गया 75,300 और 700। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दीजिए बेटा। परचेज 324,500 है, गलत नंबर लिखा मैंने, हाँ 324,500 है। अच्छा जी ओके भाई, ऐसे कुछ नंबर ऊपर लिखने में गलती कर दूँ तो बता देना मुझे प्लीज़। शाबाश। अब मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ रही है? $355,600, 355,600, इन दोनों को माइनस करूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आती है, ओ सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है? 267,100। सर मैं ये सवाल आपके ऊपर इतना भरोसा करके कर रहा हूँ कि आप कैलकुलेटर से ही चला रहे होंगे, ठीक है? तो अगर कल को किसी का मैसेज आता है मेरे पास कि सर कैलकुलेट आपने यहाँ पे टोटल गलत किया है, तो अच्छा नहीं होगा फिर, ठीक है? अच्छा जी, आइए आगे आते हैं। सर मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक का, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट तक का पोर्शन निपटा लिया, बाकी का अब देखना शुरू करते हैं और क्या क्या है हमारे पास।
सर डिस्काउंट अलाउड का एक एक्सपेंस है, पैकिंग मटेरियल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, रेंट, ट्रेड, टेलीफोन, सारे लिखना शुरू करता हूँ। डिस्काउंट अलाउड, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, और क्या था, सब बेड डेट का था मुझे याद एक, ये बल्कि टेलीफोन था ना, वो लिख लेते हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस, और क्या है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कार एक्सपेंसेस, वेजेस, हीट एंड लाइट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कार एक्सपेंसेस, वेजेस, हीट एंड लाइट, कार एक्सपेंसेस, वेजेस, हीट एंड लाइट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, और बस। सर ये तो मैंने ट्रायल बैलेंस को देख के लिख ली है, अब अपनी एडजस्टमेंट देख के भी लिखना है। सर सन्ड्री एक्सपेंसेस के अलावा कैलकुलेटर, सर बुक डिस्काउंट अलाउड रिसीव दोनों ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्लूड कर रहा है, और पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही किया था। कोई मसला नहीं, अगर आपका बुक आपको दोनों चीज़ें डिस्काउंट में रख रही है तो मैं भी एक काम करता हूँ, यही करा देता हूँ अभी, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टिंग कर लेते हैं। देखिए अगेन वही वाली बात है, बुक कहीं पे कुछ बोल रही है, कहीं पे कुछ बोल रही है, तरीके दोनों बिल्कुल सही हैं, तो मसला नहीं होगा। यहाँ पे मैं ये रहा, अबे इतना सारा सेलेक्ट किया था, ठीक है, तो डिस्काउंट को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। मुझे कोई बताइए ज़रा डिस्काउंट अलाउड कितना है। यहाँ से हटा देते हैं, तो 1500 का। अच्छा सर, डिस्काउंट्स के बारे में एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि डिस्काउंट अलाउड हम ऊपर नीचे घुमा सकते हैं, सही है, डिस्काउंट अलाउड हम ऊपर नीचे घुमा सकते हैं, रिसीव्ड हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में रखेंगे, ठीक है। तो मुझे बताइए सर, डिस्काउंट अलाउड करने के बाद मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, सेल्स नेट कितनी आ रही है, 621 200, और इसमें से जब मैं माइनस करूंगा अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अच्छा ये क्यों मिटा दिया, ये तो सही लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा भाई, 354 100, 354 100, ठीक है। अच्छा सर, सारे एक्सपेंसेस मैंने डाल दिए थे, अब जो चीज़ें मुझे याद पड़ रही हैं, एक अदद मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए बैड डेट एक्सपेंस जो हमने एंट्री पास करी हुई है, एक मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, एक मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, ऊपर लिख लेते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो लोन पे हमने दिया था, और सर एक इंटरेस्ट इनकम कमाई भी तो है, इंटरेस्ट इनकम, जी बेटा तमीम। जीपी चेक कर लें भाई, मैं क्या चेक करूं, आप लोगों ने चेक करना है, आप लोग बताइए कैलकुलेट करके क्या रिजल्ट आ रहा है। 265 600 आ रहा है। अच्छा ये, हाँ ये चीज़, स्क्रीन को क्या हुआ, बुक में जो ये पैकिंग मटेरियल को वहाँ रखा है ना, ये गलत रखा है बेटा, 265 600, ठीक है। अब सही है मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओह सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा भाई, तो सर अब मैं ऊपर से देख लूँ पहले कि कोई चीज़ मैं स्किप तो नहीं कर दिया, बिल्डिंग मटेरियल, रेंट, हीट लाइट, टेलीफोन, ड्राइंग, वेजेस, बेड डेट, ठीक है लिख दिया बेड डेट, फिर बेड डेट, ड्राइंग, सन्ड्री, एक्रूड इंटरेस्ट इनकम, डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऊपर पड़ा हुआ, ठीक है भाई। सर एंट्रीज पास करी हुई है मैंने, जल्दी जल्दी अब हिसाब किताब रखते हैं। 800 रुपये का इंटरेस्ट एक्सपेंस था हमारा, कटाते जाऊँ साथ साथ,
सर हीट एंड लाइटिंग पहली एडजस्टमेंट के हिसाब से चल लेते ना, या बल्कि नहीं ना, ऊपर से देख के चलो भाई। मैंने ये भी रिकॉर्ड कर दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 17,000, इंश्योरेंस 5,100। फिर भूल गया नंबर, क्या याददाश्त हो गई है यार। 17,000 और 5,100, तो भैया जी ये रहा 17,000। सर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस नहीं, इंश्योरेंस था। 5,100 रुपये का, और इसमें एक एडजस्टिंग करी है हमने, कहाँ गई ये 5,100 माइनस 450, 5,100 माइनस 450, क्या रिजल्ट आता है भाई? 4,650, 4,650। अच्छा जी, फिर उसके बाद टेलीफोन है 3,200, कार है 2,400, वेजेस हैं 31,700। फिर से भूल गया वापस से, 3,200, 2,400 और 71,700। 3,200, 2,400 और 71,700। नंबर सही लिखे हैं मैंने, कोई गलती करी हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। सर टेलीफोन एक्सपेंसिव में मुझे एडजस्टिंग याद है एक, तो कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये रही। सर टेलीफोन एक्सपेंस मेरा डेबिट हो रहा है 500 रुपये से, तो मुझे 500 रुपये ऐड कर देने चाहिए। टोटल हो जाएगा 3,700 रुपये। डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा वेजेस में भी मैंने एडजस्टमेंट्स करी हैं। सर 23,800 रुपये से क्रेडिट हो रहा है, ये रहा। तो सर इसमें से माइनस कर दूं 23,800, बताइए क्या रिजल्ट आएगा। ये नीचे लिखना था, क्या रिजल्ट आ रहा है भाई? 47,900, तो 47,900 भी मैंने माइनस करा दिया। फिर क्या है मेरे पास, ऊपर चलें वापस से। सर टेलीफोन हो गया, कार हो गया, वेजेस हो गई, हीट एंड लाइटिंग 1,850, सन्डरी 6,700। तो सर 1,850 और 6,700, 1,850 में क्या एडजस्टमेंट है भाई? ये रही सर, 400 रुपये से मेरे हीट एंड लाइटिंग डेबिट हुआ था, तो 400 रुपये इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, तो बन जाएगा 2,250। ठीक हो गया। सब सन्ड्री एक्सपेंसेस में क्या किया था मैंने, कहीं पे कोई एंट्री याद तो पड़ रही है, ये रही। सर ड्राइंग्स थी सन्ड्री एक्सपेंसेस में 3,500 रुपये की, तो इसमें से मैंने माइनस कर दी 3,500, क्या बन गए 2,250 है। 2,250 तो नहीं बनता नज़र आ रहा बेटा, 7 में से 5 गए तो 2 बचे, 6 में से 3 गए तो 3 बचे, तो 3,200 बन गए, सही है। बेड डेट एक्सपेंस की सर 2 एंट्रीज पास की गई थी, एक अदद ये, अच्छा बेड डेट एक्सपेंस ऊपर तो ट्रायल बैलेंस में तो कहीं पे नहीं था ना, मैंने हीट एंड लाइट कर दिया, मैंने सन्ड्री कर दिया, और यहाँ पे कोई चीज़ नहीं भूला हुआ बैलेंस P&L की। हाँ भाई, बेड डेट एक्सपेंस से मेरा 600 रुपये से डेबिट हुआ और 380 रुपये से क्रेडिट हुआ, क्या रिजल्ट आएगा? 600 माइनस 380, 220, 220 रुपये का एक्सपेंस आ गया। डेप्रीसिएशन अभी अभी हम कहीं कैलकुलेट करके आए थे 27,000 रुपये की, 27,000 रुपये, ये भी माइनस करा दिया। और इंटरेस्ट इनकम अभी कहीं कैलकुलेट करी थी हमने, ये रही, ये तो एक्सपेंसिबल के सॉरी, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम कहाँ चली गई, ये रही 450 रुपये, ये हमारा ऐड हो जाएगा। बराए मेहरबानी पहली बारी में बिल्कुल सही कैलकुलेटर चला के एक आंसर दे दीजिए मुझे। ये 265,600 है, हाँ सही कर देता हूँ इसको। अच्छा ये ऊपर दोनों माइनस हो रहे हैं, हाँ भाई
अरे बुक के अकॉर्डिंग नहीं बेटा, अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। अरे बुक खोल के क्यों बैठे, वो बुक से ही पढ़ना था तो क्लास में आने का क्या फ़ायदा। याद है पहली क्लास में क्या बोला था, आपने बुक पढ़ने के पैसे थोड़ी दिए। 156930। ये बुक का आखिरी सवाल है, इसके बाद वाले सवाल सारे आपने करने हैं। अब अगले सवाल मैं अपने वाले कराऊंगा, ठीक है। बाकी के सवाल मैं इसमें पेस्ट कर दूंगा, आप सॉल्व करना सुकून से, उसमें ऐसा कोई मुश्किल चीज़ है नहीं उनमें, ठीक है। अच्छा जी सर, हमारी पीएनएल तो रेडी हो गया। पीएनएल के बाद अगली चीज़ हमारी रहती है बैलेंस शीट। टाइम क्या हो गया, अब 15 मिनट है ना हमारे पास, सही है। सर क्या नाम था बंदे का, हमारा स्टीवर्ड नाम था। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमने बनानी है एज एट 31 दिसंबर, नो सॉरी 30 जून 2013। सर सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, आप हेडिंग लगा लीजिए नॉन करंट एसेट्स की। सर मुझे 3 नॉन करंट एसेट्स याद हैं, जिसमें था मेरे पास व्हीकल, जिसमें था मेरे पास कार, जिसमें थी मेरे पास इक्विपमेंट। फिर उसके बाद अगली हेडिंग, अब ये वाली चीज़ मुझे कल की क्लास में मुझसे स्किप हो गई थी। सर करंट एसेट्स में कल याद होगा मैंने एक चीज़ बोली थी, नहीं बल्कि बोली नहीं थी, अभी बोलनी है। सर वो ऊपर क्वेश्चन देखना था जब आप कैलकुलेशन कर रहे थे, इसलिए खोला था। अच्छा सॉरी, नहीं क्वेश्चन देखने को मना नहीं है भाई, बुक पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी है, लेकिन अपने टाइम पे पढ़ो। मैंने बुक पढ़ाने में मज़ा ही नहीं आता मुझे, वो बस एक वो है ना ऑब्लिगेशन, क्योंकि एक मरतबा एक बैच में मैंने ना पूरा कोर्स पढ़ा दिया, बुक नहीं रीड कराई, तो सब कमेंट करने लग गए कि सर बुक तो पढ़ाते ही नहीं है, तो उसके बाद से मैंने बुक भी रीड कराना शुरू करा दी। एनीवे सर करंट एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो मुझे बताओ सबसे पहले एसिड कौन सा लिखूं। बहुत सारे एसिड्स हैं, थोड़े बहुत नाम याद भी होंगे सबको। सबसे पहला एसिड कौन सा लिखूं। इन्वेंट्री, चलो ठीक है, दानियाबाजी ने बोला इन्वेंट्री। और किसी का कोई जवाब। रिसीवेबल, हफ्साबाजी का जवाब। और कोई। सर अगर ऐसा भी कर लें कि इतने सारे एसिड अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लें, जो सा सिलेक्ट हो गया वो वाला लिख लें। नहीं सर देखें, आपकी अकाउंटिंग में कभी भी कहीं पे भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं हुआ है, ठीक है। हर चीज़ की एक लॉजिक बनाई गई है, ठीक है। जो टीबी में पहले नहीं, ऐसा नहीं। अगर टीबी में मैं अपना उल्टा निकाल दूं, अपना लेट से सॉर्ट बाय अल्फ़ाबेट कर दूं, तो भी मेरे नाम आगे पीछे हो जाएंगे। तो सर कोई एक पैटर्न होना चाहिए ना एसिड सिलेक्ट करने का। यस सर बिल्कुल एक पैटर्न है। सर पैटर्न ऑफ क्या कहते हैं कि क्रोनोलॉजी के मैं किस बेसिस पे अपने एसिड्स को करूँगा, वो पैटर्न कहलाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ड ऑन लिक्विडिटी। सर मैं अपने करंट एसेट्स को, मैं अपने करंट लायबिलिटीज़ को, मैं अपने नॉन करंट एसेट्स को, मैं अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज़ को, सबको क्रोनोलॉजी देता हूं बेस्ड ऑन देयर लिक्विडिटी। सही है। लिक्विडिटी का मतलब कि सर एसेट को कैश में कन्वर्ट होने में कितना टाइम है, जिसको जितना ज़्यादा टाइम उसको उतना पहले लिखना। क्या मतलब, सर अगर मैं अपने एसेट्स के पास जाऊं ना, सर यहाँ पे मेरे पास आ रहा है व्हीकल, मेरे पास आ रहा है कार, और मेरे पास आ रहा है इक्विपमेंट। तो सर नॉन करंट एसेट में तो तीनों, एक का मेरे पास डेप्रीसिएशन रेट था 20%, एक का था 25%, और इसका भी था 25%। तो आइडियली ये दोनों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा मेरा कन्वर्ट होने में। क्यों, नहीं सॉरी, ये दोनों मेरे जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादा डेप्रीसिएशन चार्ज हो रही है। तो सर व्हीकल पहले नहीं, व्हीकल से पहले मुझे कार और इक्विपमेंट लिखना चाहिए। अब कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, सर ये क्या बोल रहे हैं आप। सर ये मैं बोल रहा हूँ, देखो जब भी मैं कोई एसेट खरीद के लाता हूँ, जब भी मैं कोई एसेट खरीद के लाता हूँ, क्या बेसिक मोटिव क्या होता है, उससे बेनिफिट कमाना है, ठीक है। और बेनिफिट कमाना अल्टीमेटली क्या मतलब होता है कि सर उससे मुझे कुछ कैश कमाना है। सर मैं जो मशीनरी खरीद के लाया था वो इसलिए नहीं खरीद के लाया था कि वो लग के एक कोने में पड़ी रहेगी, नहीं सर, उसको मैं बना, उसको यूज़ करता, उससे प्रोडक्ट बनाता, उसको मार्केट में बेचता, उससे पैसा कमाता। सर मैं फर्नीचर जो लेके आया था वो इसलिए लेके आया था कि एक बंदा बैठ के उस पर काम करता और मुझे पैसा कमा के देता। क्या ये चीज़ समझ में आती है।
तो सर अगर मुझे बताओ फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में मुझे एसेट एक गिवन होता लैंड, मैं सबसे पहला नाम लिखता लैंड का। क्यों? क्योंकि लैंड को कैश में कन्वर्ट होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बेनिफिट में कन्वर्ट होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि डेप्रिसिएट नहीं हो रही होती। सही। तो बिल्कुल इसी तरीके से सर जब मैं करंट एसेट्स की बात करता हूँ तो मेरा सबसे पहला एसेट हमेशा लिखा जाता है इन्वेंट्री। क्या रीज़न है सर इन्वेंट्री लिखने का? क्योंकि सर इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? इन्वेंट्री है, वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा, फिनिश गुड बनेगा, फिनिश गुड के बाद अल्लाह भला करे अकाउंट रिसीवेबल बनेगा, अकाउंट रिसीवेबल के बाद कहीं जाके वो कैश में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा करंट एसेट में सबसे पहली चीज़ इन्वेंट्री लिखी जाएगी हमेशा। ठीक है, अच्छा इन्वेंट्री है आपके पास, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है हमेशा अकाउंट्स रिसीवेबल का। क्यों? इनको भी भाई आपने क्रेडिट पीरियड दिया हुआ होता है महीने, 2 महीने, 4 महीने का, तो उनको भी 2-3 महीने लगने हैं। फिर उसके बाद आपके पास आएंगे प्रीपेड्स, प्रीपेड एसेट्स। सर कैश और बैंक हमेशा हमेशा सबसे आखिर में लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर कोई करंट एसेट्स हैं तो वो बीच में डालना शुरू कर दें आप। मैं अगर देखूं तो अल्लाह भला करे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अलाउंस, अच्छा ट्रेड रिसीवेबल के साथ अलाउंस की जगह बनानी है एक। डिलीवरी व्हीकल, डिलीवरी व्हीकल, ट्रेड रिसीवेबल की जगह वो लिख दिया। बैंक डिपॉजिट कर अकाउंट और बैंक करंट अकाउंट, ठीक है। बस सर ये मेरे करंट एसेट्स बने। कहाँ गया ये रहा। बैंक डिपॉजिट अकाउंट और बैंक करंट अकाउंट, ठीक है भाई। यहाँ पे आ जाएगा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। हाँ भाई अब नंबर लिखना शुरू करें। इक्विपमेंट, कार, व्हीकल, सर ये निकाल के रखे हुए हैं ऑलरेडी मैंने। इक्विपमेंट 7,500, कार 6,000 और 55,000। 7,500, 6,000 और 55,000। 7,500, 6,000 और 55,000। सर टोटल नॉन करंट एसेट्स कितने हो गए मेरे पास? ऊपर से ही देख लेते हैं, 68,500 के। फिर उसके बाद सर मेरे पास है इन्वेंट्री। सवाल में हमने कहीं पे कैलकुलेट करी थी। अच्छा इन्वेंट्री कहाँ गई? ये रही। 700 और 75,300, तो टोटल कितना बन रहा है भाई? 76,000। डायरेक्ट 76,000 लिख देता हूँ। 76,000। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पे एक काम छोटा सा ये कर दें कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कटा दें। सर ये कार भी कटा दें। अच्छा जी, अक्रूड इंटरेस्ट इनकम, ये एक एसेट में भूल के चला गया था, मुझे अभी नज़र पड़ गई। यहाँ पे जगह बना लेते हैं उसकी। अक्रूड इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। अच्छा जी, अकाउंट रिसीवेबल हमने अगला नंबर लेके आना है ना। अकाउंट रिसीवेबल में एक एडजस्टमेंट है, 600 रुपये मैंने क्रेडिट किए मैं, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है कितना भाई? अकाउंट रिसीवेबल है मेरे पास 95,000 और 600 रुपये का उसके अंदर क्रेडिट, तो कितना नंबर आएगा भाई? क्या रिजल्ट आएगा? 94,400, 94,400। अच्छा जी, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अभी हमने कहीं पे क्लोजिंग बैलेंस निकाला था। ये आ रहा 620 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये वाली एंट्री निमट गई 620। अक्रूड इंटरेस्ट इनकम अभी हमने कहीं पे कैलकुलेट किया था 35, नहीं 450 रुपये का था शायद। हाँ 450 रुपये, ये रहा 450। प्रीपेड एसिड भी हमारे पास 450 ही था, ऊपर एंट्री याद है मुझे। ये रहा। सर अब बचा है बैंक डिपॉजिट और बैंक करंट अकाउंट, वो ऊपर से जाके देख लेते हैं। तो बैंक डिपॉजिट अकाउंट है 15,000 और करंट है 26,500।
15,000 और 26,500। जल्दी से मुझे बताइए करंट एसेट्स का टोटल कितना है। हाँ भाई 212180 और टोटल एसेट्स कितने बन रहे हैं। टोटल एसेट्स कितने बन रहे हैं 280680। ठीक हो गया भाई। जल्दी से हम चलते हैं एक भी उसकी तरफ। सर अगला हेडिंग हमारा आएगा कौन गया ये रहा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। सर इसमें पहली हेडिंग हमारी आएगी कैपिटल क्या कहते हैं इक्विटी की। कैसे निकालूंगा कि भाई मेरे पास कुछ होगा ओपनिंग। सर फिर इसने हमने जो प्रॉफिट कमाया है वो मिल दिया जाएगा इसको। कुछ इसने ड्राइंग्स करी हुई हैं वो माइनस कर दी जाएंगी। सर मुझे याद पड़ रहा है कि इसने कुछ इन्वेस्टमेंट भी करी थी वो भी ऐड कर देनी चाहिए। तो ये सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। आ जाओ भाई नंबर ढूंढना शुरू करें। ओपनिंग कैपिटल का नंबर सवाल ने हमें दिया था कांग्या 55,550। क्या नंबर है भाई कांग्या। ये रहा 55,550। सर प्रॉफिट अभी कितना कमा के आए थे हम 156,930 का। तो 156,930 का प्रॉफिट आ गया। ड्राइंग्स 2 दफ़ा हुई थी हमारी। ठीक है तो एक ड्राइंग से 23,800 प्लस 3,500 टोटल बताइए। 23,800 प्लस 3,500 टोटल हमारे पास आता है 27,300। सर 8,000 रुपये की इसने गाड़ी इन्वेस्ट करी थी तो वो 8,000 रुपये भी मैंने ऐड कर दिए। मुझे बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितना बन रहा है। हाँ भाई 193 180 193 180। सर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास कुछ भी नहीं है तो करंट लाइबिलिटीज़ की हेडिंग लगा लेते हैं। अच्छा जी सर करंट लाइबिलिटीज़ जो मुझे याद हैं वो थी कि एक अदद आपके पास है सर अकाउंट्स पेएबल, एक अदद है आपके पास लोन पेएबल, एक अदद है आपके पास अक्रूड एक्सपेंस। ये 3 मुझे याद हैं बाकी देख लेते हैं। ठीक है सर अकाउंट्स पेएबल की अगर मैं बात करूं तो अकाउंट पेएबल मेरा दिया हुआ है कितने का कहाँ गया 82,000 का। अच्छा यहाँ पे ये नोट किया और ये दोनों पे नोट किया। ठीक है 82,000 का अकाउंट पेएबल गिवन है और 200 रुपये की एक एंट्री हमने इसमें पास की थी ना। ये रही 82,000 माइनस 200 कितना बनेगा 81,800। ठीक हो गया। लोन पेएबल अभी हमने नंबर कैलकुलेट किया भी था इसका कहीं पे। सर गिवन था 10,000 का ये रहा और हमने डेबिट किया है इसको कहीं पे ये रहा 55,600 से। तो 10,000 माइनस 5,600 कितना बनता है 10,000 माइनस 5,600 तो रिजल्ट आपने बताया 4,400 का। सर अक्रूड एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो वो ऊपर ट्रायल बैलेंस में तो कुछ भी नहीं बचा ना लागने का। नीचे सारे नंबर्स लिख लिए हमने सबको टिक कर लिया। ये अलाउंस भी हो गया लोन रिपेमेंट्स भी हो गई। सही है लोन रिपेमेंट्स भी निमट गई। इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अक्रूड एक्सपेंसेस 900 रुपये एक जगह आए हैं
और ये वाला कैपिटल भी निपटा लिया। बस 900 रुपये का क्रूड एक्सपेंसेस हमारे पास बचा है। तो मुझे अब बताइए मेरी टोटल करंट लायबिलिटीज़ कितनी बन रही हैं? $87,100। और टोटल एसिड्स, ओ सॉरी, टोटल मेरा बैलेंस शीट का क्या बन रहा है? टू एट्टी है। 280, 280 ऐसा। तो सर 400 रुपये कहाँ गलती करे आपने या मैंने? किसी एक ने तो करी। हाँ सर, मुझे वो गलती याद आ गई। नहीं, वो गलती तो ये नहीं है। 400 रुपये हीट एंड लाइटिंग के मैंने 400 डेबिट करे, तो उसका क्रेडिट कहाँ गया? अक्रूड एक्सपेंसेस में है वो मौजूद। एक काम कर लेते हैं, ज़रा जल्दी से नंबर्स चेक कर लूँ मैं। कहाँ चला गया? ये रहा। अच्छा, माशाल्लाह से मैंने इसका सॉल्यूशन ही नहीं कराया। चलो जल्दी से फिर हम बैलेंस शीट को गो थ्रू कर लेते हैं एक मरतबा। कोई मिस्टेक हमने करी होगी। 620 माइनस करे थे, ठीक है। अरे यार, जल्दी से मैं क्वेश्चन वहाँ से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि असल में सर अक्रूड एक्सपेंसेस में है। क्या गलती है अक्रूड एक्सपेंसेस में? 900 रुपये का अक्रूड एक्सपेंस रखा है ना? इसमें क्या मिस्टेक है? मैं एक मतलब बैलेंस शीट जो सजेस्टेड सॉल्यूशन है ना, वहाँ से जल्दी जल्दी ट्राई कर लेता हूँ। असल में मेरे बाद फ़ौरन एक अगली क्लास भी है, तो थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है। कहाँ गया? हाँ, ये रहा स्टीवर्ट। एक मिनट, ये ऐसे चल जाएगा। हाँ भाई, तो 75,300 इन्वेंट्री, 700 ठीक है, सही है। 450 पैकिंग मटेरियल। 450 मेरे पास 2 मरतबा आ रहा है, इनके पास 1 मरतबा क्यों आ रहा है? इंटरेस्ट अक्रूड इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, क्यों भाई? 180। एक मिनट, डेप्रीसिएशन 800, बेटेड एक्सपेंस, ड्राइंग्स, प्रीपेड। 200 रुपये का अक्रूड एक्सपेंस कौन सा आ रहा है? कुछ तो भंड किया है हमने।
अब मुझे एक चीज़ और समझ नहीं आ रही कि सर जो बैंक डिपॉजिट का इंटरेस्ट है वो कहाँ चला गया। बैंक डिपॉजिट, इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल, पैकिंग मटेरियल, अक्रूड, प्रीपेड, बैड डेट, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट। इनकम आ रही है मेरे पास 450 रुपये की, तो दूसरा 450 प्रीपेड एक्सपेंसेस एक आ गया। अच्छा वहाँ पे डाल दिया, ठीक है, मसला नहीं है। 280 680 280 680 पे ही टैली हो रहा है। 193 180 82 2000। अरे ये रहा, सॉरी, दिख गई गलती मुझे कि सर अकाउंट पेबल को हमने, नहीं 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 नहीं, अकाउंट पेबल को हमने क्रेडिट किया था ना, तो ये तो प्लस होना चाहिए ना। तो ये 81 800 नहीं ना, 88 200 होगा ना, 82 8 200 हो जाएगा ना, 82 200। तो अब ये टोटल हो जाएगा 87 500। 400 ऐड करें, 5 और 1 680 आ जाएगा ये। मुझे बताओ कोई मसला है भाई? ऑल गुड। सर बुक के सवालात तो मैंने बहुत सारे करा लिए, थोड़े बहुत अभी बाकी हैं, वो आप लोग कर सकते हैं सुकून से। अब जो सवालात मैं आपको होमवर्क देना शुरू करूँगा वो थोड़े से अजीबो गरीब से होंगे, क्योंकि वो मेजॉरिटी मेरे बनाए हुए हैं, यहाँ नहीं। जैसे अगला क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है, अच्छा बुक वाले जितने भी हैं वो आप लोग ने करने ज़रूर हैं। जो जहाँ मसला हो वहाँ मुझसे पूछना है आपने, ठीक है? जो चीज़ समझना है वो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है? मैं असल में उस पर टाइम लगाना नहीं चाह रहा, क्योंकि ऐसे बुक के सवालों में ना मुश्किल चीज़ें हैं नहीं, ठीक है? तो सर पहला क्वेश्चन जो आपने करना है, इसमें एक चीज़ थी, हाँ ये वाला भी नहीं कर सकते आप, ये वाला बिल्कुल कर सकते हो, मिस्टर एक्स। हाँ भाई, ठीक है, सुकून से सोचना। मैं अभी बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहा, मुझे अच्छा ही नहीं, दिल ही नहीं चाह रहा डिस्कस करने का। सुकून से सोचना, समझना, फिर अटेम्प्ट करना, हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? देखो इजी अगर देना होता तो फिर मैं बुक के ही कराते रहता ना, अपने नहीं कराता ना। देखो मैंने आप लोगों को सवाल करने की एक टेक्निक सिखाई हुई है कि जो एडजस्टमेंट है उसकी एंट्री पास करनी है, ठीक है? बस एंट्रियाँ पास करने तो आप लोगों को आ चुकी है ना माशाल्लाह से, तो अटेम्प्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है भाई? हाँ तो काफ़ी डिफिकल्ट इसलिए हो जाते हैं ना ताकि पेपर में मुश्किल ना लगे, पेपर वाले ताकि आसानी से हो जाए, ठीक है? 32 ट्रांजैक्शन नहीं, 32 लेजर आइटम है बेटा, ट्रांजैक्शन तो गिनती की 11 लिख के दिए सिर्फ, ठीक है भाई? घंटा भर लगेगा इसमें, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? चलिए सर, इंशाल्लाह हम लोग इसको नेक्स्ट की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़। बंद हो जा।